चलिए दोस्तों, आज हम इरूटेरिया के 1 से 15 मार्च तक के करंट अफेयर को देखेंगे। इससे पहले 16 से 31 मार्च और अप्रैल के दोनों और मई के दोनों का वीडियो हमारे चैनल पे आ चुका है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे फास्ट गति से रिवीजन हुआ है, तो आप लोग रिवीजन के उद्देश्य से इस वीडियो को देखें। पढ़ाना उद्देश्य नहीं है, बस रिवीजन करना और कराना, यही उद्देश्य है इस वीडियो का। तो आज हम लोग देखते हैं मार्च महीने के पहले 15 दिनों का बीपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ बिहार से रिलेटेड या अन्य जो भी, उस सारे चीज़ों को यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो स्वीडन नाटो में शामिल हो गया है। स्वीडन नाटो में शामिल हो गया है 32वें देश के रूप में। ऐतिहासिक रूप से तटस्थ देश और पश्चिमी सैन्य गठबंधन के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में स्वीडन आधिकारिक तौर पर नाटो का 32वां सदस्य देश बन गया है। स्टॉकहोम की अनुसमर्थन प्रक्रिया आखिरकार वाशिंगटन में पूरी हुई। तुर्की और हंगरी स्वीडन की सदस्यता की पुष्टि करने वाले अंतिम देश थे, जिन्होंने लगभग 2 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद आवश्यक दस्तावेज जमा किए। और फिनलैंड पिछले वर्ष नाटो का 31वां सदस्य बना था। तो ऑप्शन में दे सकता है, तो फिनलैंड 31वां, नाटो 32वां। ऑप्शन में आ सकता है फिनलैंड 32वां, नाटो 31वां। नहीं, फिनलैंड 31वां और स्वीडन 32वां। चेंज होकर आ सकता है दोनों। स्वीडन नाटो की सदस्यता के लिए निहितार्थ। तो स्वीडन की सुरक्षा की गारंटी। लगभग 200 वर्षों तक गुटनिरपेक्ष रहने के बाद स्वीडन को भी अब अनुच्छेद 5 के तहत सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। रूस की चिंताएं। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूस का पड़ोसी देश स्वीडन और फिनलैंड नाटो का सदस्य बनने की कोशिश कर रहा था। इन दोनों देशों को नाटो में शामिल होने से बाल्टिक सागर से घिरे सारे देश अब नाटो का हिस्सा बन चुके हैं, जो रूस के सुरक्षा दृष्टिकोण से चिंताजनक है। पूर्ण बाल्टिक सागर सुरक्षा रिंग। तो स्वीडन के नाटो में शामिल होने के साथ गठबंधन क्षेत्र का एक रणनीतिक घेरा बाल्टिक सागर को घेर लेता है। यह भौगोलिक समेकन नाटो की स्थिति को मजबूत करता है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसका फुल फॉर्म है नाटो। तो सोवियत संघ यानी रूस के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है नाटो। नाटो का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों द्वारा अपने सभी सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना है। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम है, जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स वहाँ पे है, जबकि नाटो का सैन्य मुख्यालय जो है वह बेल्जियम के मॉन शहर में है। नाटो संधि का अनुच्छेद 5 एक प्रमुख प्रावधान है। नाटो संधि में कौन सा आर्टिकल 5 जो है एक मुख्य प्रावधान है, जो बताता है कि किसी एक सदस्य पर हमला सभी सदस्य पर हमला माना जाएगा, यानी एकता की यह प्रतीक है। फ्रांस में गर्भपात का अधिकार, यानी फ्रांस अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को स्पष्ट रूप से शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला देश जिसने गर्भपात के अधिकार को स्वीकार किया, तो वह हमारा देश फ्रांस। गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाले का फ्रांस का ऐतिहासिक निर्णय महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के वैश्विक संघर्ष में एक महत्वपूर्ण क्षण है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पृष्ठभूमि में यह अभूतपूर्व संशोधन महिलाओं की स्वायत्तता और स्वास्थ्य देखभाल विकल्पों को बनाए रखने के लिए फ्रांस की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। पृष्ठभूमि। गर्भपात फ्रांस में 1975 से वैध है। अब महिलाओं को एक गारंटी स्वतंत्रता बन गया है। जनवरी 2024 में फ्रांस की संसद ने गर्भपात के अधिकार को संवैधानिक वैधता प्रदान करने के लिए एक संशोधन को पारित किया था। भारत में गर्भपात की स्थिति। असुरक्षित गर्भपात की घटनाओं में भारत दूसरे स्थान पे है। असुरक्षित गर्भपात में भारत दूसरे स्थान पर, और यह अनुमान लगाया गया था कि प्रत्येक दिन असुरक्षित गर्भपात से संबंधित जटिलताओं से 8 महिलाएं की मृत्यु होती है। 2007 से 11 के बीच भारत में 67% महिलाओं को असुरक्षित गर्भपात कहा जाता था। भारतीय गर्भपात नियमों के अनुसार गर्भधारण के समय से 20 सप्ताह तक गर्भपात किया जा सकता है। हालांकि वर्ष 2021 में संशोधन करके कुछ स्थितियों में समय सीमा को 20 से 24 सप्ताह कर दिया गया था। ये उस समय का करंट बना था। फ्रांस में पारित संशोधन सुनिश्चित करता है कि किसी महिला का निर्णय पितृसत्तात्मक मान्यताओं का नैतिक निर्णयों से प्रभावित नहीं होगा। भारत एआई मिशन। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने अगले 5 वर्षों के लिए भारत एआई मिशन को मंजूरी दी है। 10,371.92 करोड़ रुपए की बजट परिव्यय के साथ यह मिशन भारत के एआई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इंडिया एआई मिशन।
तो इंडिया एआई एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य एआई नवाचार को उत्प्रेरित करना, कंप्यूटिंग पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना, स्टार्टअप पूंजी प्रदान करना और नैतिक एआई सुनिश्चित करना और भारत के एआई पारिस्थितिक तंत्र में समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। 28 मई 2020 को भारत एआई को एक ज्ञान पोर्टल, अनुसंधान संगठन और पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण पहल के रूप में लॉन्च किया था। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी की एक संयुक्त पहल है। मिशन को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। भारत की एआई गणना क्षमता पारिस्थितिकी तंत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से निर्मित 10,000 या अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग इकाइयों का एआई गणना बुनियादी ढांचा शामिल होगा। एआई इनोवेटर्स को एक सेवा और पूर्व प्रशिक्षित मॉड्यूल के रूप में एआई की पेशकश करने के लिए एआई मार्केटप्लेस डिजाइन किया जाएगा। यह मिशन भारत की तकनीकी संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए नवाचार को बढ़ावा देगा और घरेलू क्षमताओं का निर्माण करेगा। यह एआई नवाचार के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करेगा। यह पहल प्रभावशाली एआई समाधानों को अपनाने, विकसित करने या स्केलिंग प्रमोट करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें बड़े पैमाने पर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन उत्प्रेरित करने की क्षमता है। सुदूर जनजातीय गांवों में इंटरनेट। जनजातीय मामलों के मंत्रालय झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र के लगभग 80 आदिवासी गांवों में इंटरनेट सेवाएं लाने के लिए पायलट आधार पर वीसैट स्टेशन तैनात करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ सहयोग करने की योजना बना रहे हैं। इसरो के साथ सहयोग से सरकार 80 गांवों के लिए वीसैट वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल स्टेशन स्थापित करेगी, जो भौगोलिक रूप से दूरस्थ और जटिल क्षेत्र के लिए है। इस पायलट योजना की निगरानी की जाएगी तथा अन्य राज्यों को अन्य समान आदिवासी गांवों तक बढ़ाया जाएगा। दूर दराज के क्षेत्रों में ई गवर्नेंस में मदद करना है। जनजातीय मामलों का मंत्रालय सिकल सेल एनीमिया पर विशेष जोर देने के साथ जनजातीय स्वास्थ्य मुद्दों पर उन्नत शोध करने और जनजातीय क्षेत्रों में काम करने वाले डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एम्स दिल्ली के साथ साझेदारी कर रहा है। आदिवासी छात्रों को अर्धचालक पर पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ एक प्रशिक्षण सुविधा स्थापित करने की योजना है। वीसैट यानी वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल वीसैट छोटे आकार का अर्थ स्टेशन होता है, जिसका उपयोग उपग्रह संचार नेटवर्क पर डेटा, आवाज़ और वीडियो सिग्नल के प्रसारण या रिसेप्शन में किया जाता है। वीसैट में दो भाग होते हैं, एक ट्रांसमीटर और दूसरा उपग्रह की दृष्टि जो उपग्रह एक ट्रांसीवर होता है और यह ट्रांसीवर जो होता है उपग्रह की दृष्टि की सीधी रेखा में बाहर रखा जाता है और एक उपकरण जिसे पीसी यानी जैसे अंतिम उपयोगकर्ता के संचार उपकरण के साथ ट्रांसीवर को इंटरफेस करने के लिए घर के अंदर रख दिया जाता है। वीसैट विशेष कर दूर दराज के क्षेत्रों जैसे पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र जहां सीधे इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान नहीं की जा सकती, उसके लिए यह महत्वपूर्ण साबित होगा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो। तो यह भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो परिवहन सुरंग का उद्घाटन कोलकाता मेट्रो में एस्प्लेनेड हावड़ा मैदान खंड में किया गया। यह किसने किया? तो प्रधानमंत्री द्वारा, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो परिवहन सुरंग उद्घाटन क्रम में कोलकाता मेट्रो में एस्प्लेनेड हावड़ा मैदान खंड का उद्घाटन किया। मुख्य बिंदु यह अंडर वाटर मेट्रो लाइन कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड सेक्शन का हिस्सा है। सुरंग नदी तल से 13 मीटर नीचे और जमीन स्तर से 37 मीटर जो है नीचे है। हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड खंड 4.8 किलोमीटर लंबा है और भारत की पहली पानी के नीचे परिवहन सुरंग के माध्यम से हुगली नदी के बीच से यह जाता है। हुगली नदी के नीचे से जाता है। परियोजना की लागत 4956 करोड़ रुपये। 4956। देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन हावड़ा मैदान जमीनी स्तर से 32 मीटर नीचे है। यह मेट्रो हुगली नदी के नीचे 520 मीटर तक की दूरी 45 सेकेंड में जो है तय करता है। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में गंगा की एक सहायक नदी है जो 260 किलोमीटर लंबी है। इसकी शुरुआत मुर्शिदाबाद जिले के नूरपुर से होती है, जहां इसका उद्गम गंगा से होता है। यह नदी पश्चिम बंगाल के राज्य से होकर दक्षिण की ओर बहती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। कोलकाता बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है जो हुगली नदी पर स्थित है और व्यापार के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। वार्षिक गंगा सागर मेला एक तीर्थ यात्रा और त्यौहार हुगली नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर सागर द्वीप
पर यह त्यौहार होता है। बेहतर कनेक्टिविटी, यह कोलकाता को उसके जुड़वा शहर हावड़ा से जोड़ता है। उन्नत प्रौद्योगिकी, नवीन इंजीनियरिंग का प्रदर्शन करते हुए भारतीय बुनियादी ढांचे में एक तकनीकी छलांग प्रतिनिधित्व करता है। पर्यटन के लिए आकर्षक, तो अंडर वाटर के मार्ग की विशिष्टता पर्यटन आकर्षक के रूप में इसकी अपील को बढ़ाती है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT द्वारा जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की घोषणा की गई, जिसमें 10,000 भारतीय जीनोम अनुक्रमण किए गए। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पहल है, जिसमें 10,000 भारतीय व्यक्तियों को संपूर्ण जीनोम को सफलतापूर्वक अनुक्रमित किया गया है। DBT द्वारा 2020 में महत्वाकांक्षी जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसका नेतृत्व भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु स्थित मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया। साथ ही इसमें 20 संस्थानों का सहयोग भी शामिल है। जीनोम एक आनुवंशिक सामग्री है जो सभी जीवित जीवों के विकास और कामकाज के लिए निर्देश प्रदान करता है। रासायनिक आधारों के अनुक्रम के साथ DNA से बना होता है, किसी जीव की विशेषताओं को निर्धारित करता है। मानव जीनोम प्रत्येक मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में रहने वाली डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड का संपूर्ण संग्रह है। DNA में 4 आधारों एडेनिन, साइटोसिन, DNA में 4 आधार क्या एडेनिन A, साइटोसिन C, गुआनिन G और थाइमिन T द्वारा यह डबल स्टैंडर्ड अणु होता है। जीनोम अनुक्रमण किसी जीव के जीनोम के संपूर्ण DNA अनुक्रमण को निर्धारित करने की प्रक्रिया है। मानव के आनुवंशिक फिंगरप्रिंट को डिकोड करने के लिए आधार जोड़े के क्रम में समझने की प्रक्रिया को जीनोम अनुक्रमण कहा जाता है। महत्व, दुर्लभ विकार का मूल्यांकन, जीनोम अनुक्रमण का उपयोग दुर्लभ विकारों के लिए पूर्व शर्तों, यहाँ तक अनुवांशिकी की दृष्टि से कैंसर के मूल्यांकन करने के लिए भी किया जाता है। अनुवांशिक जटिलता को समझना, यह भारत की विविध आबादी को अद्वितीय अनुवांशिक संरचना पर प्रकाश डालता है, जिससे भविष्य में अनुवांशिक अनुसंधान और स्वास्थ्य देखभाल योजना में मदद मिलती है। टीका विकास, केवल जीनोम अनुक्रमण ही विभिन्न उत्परिवर्तनों की पहचान कर सकता है और आगे चलकर टीका विकास और परीक्षण में मदद करेगा। वैश्विक मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको बोलते हैं, 2023-24 आया है। तो यह कौन जारी करता है? UNDP की रिपोर्ट है। UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट है। ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, री इमेजिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड के अनुसार भारत वैश्विक मानव विकास सूचकांक HDI में एक पायदान ऊपर चढ़ गया है। जिस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ भारत 2021 में 135वें पर था, वहीं 2022 में 134वें स्थान पर पहुँचा है और इसमें भारत का स्कोर 0.644 है। 0 से 1 के बीच में स्कोर होता है, जिसमें भारत का स्कोर 0.644 है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2021 में 67.2 वर्ष से थोड़ा सुधरकर 67.7 वर्ष हुआ है 2022 में। स्कूली शिक्षा अपेक्षित वर्षों में 11.9 वर्ष से 12.6 वर्ष यानी कुल 5.88 की वृद्धि हुई है, जिससे EYS पहलू पर प्रयास से 18 स्थानों का सुधार हुआ है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $6542 से बढ़कर $6951 जो है हुआ है। तो यह आय पूछ सकता है, बढ़कर $6951 हुआ है $6542 से। भारत के पड़ोसी देशों का प्रदर्शन, तो भारत के दक्षिण पड़ोसी देश श्रीलंका इसमें 78वें नंबर पर है, चीन इसमें 75वें नंबर पर है। दोनों का उच्च मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। भूटान इसमें 125, बांग्लादेश 129 है। भारत, भूटान और बांग्लादेश सभी मध्यम मानव विकास श्रेणी में है। नेपाल 146, पाकिस्तान 164 से भी नीचे है। 164 को भारत से नीचे है यह। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड पहला स्थान पर है। ये संयुक्त रूप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक पे कौन कौन है, कोई ऑप्शन एक देगा, तीनों ऑप्शन देगा, तो इसमें आंसर तीनों होगा, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड तीनों पहले स्थान पर। रिपोर्ट में अमीर और गरीब देशों के बीच असमानताओं को कम करने की विपरीत प्रवृत्ति पर प्रकाश डालती है। परस्पर जुड़े हुए वैश्विक समाजों के बावजूद जलवायु परिवर्तन, डिजिटलीकरण, गरीबी और असमानता और सामूहिक कार्रवाई की कमी है, जिससे मानव विकास में अंतर जो है वह बढ़ता जा रहा है। वैश्विक मानव विकास सूचकांक, तो सूचकांक पहली बार 1990 में जारी किया गया था। इस अवधारणा को विकसित किया था पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने इसको विकसित किया था। यह 4 संकेतकों को ध्यान में, मानव विकास जो है वह मानव विकास के लिए यह 4 संकेतक को ध्यान में रखते हुए मानव विकास की औसत उपलब्धि को यह नापने का काम करता है। तो ये 4 संकेतक कौन है? वैसे तो 3 थे, लेकिन
2 में ए और बी कर दिया, तो ये 4 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के समय अपेक्षित वर्ष और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, साथ में सकल राष्ट्रीय आय, इन 3 चीज़ों को मिलाकर यूएनडीपी जारी करता है। याओंडे घोषणा, कैमरून की राजधानी कहाँ है? याओंडे, कैमरून की राजधानी इंपॉर्टेंट, कैमरून की राजधानी पहले याओंडे है। वहाँ पे एक घोषणा हुआ, एक ऐतिहासिक सभा में अफ्रीकी स्वास्थ्य मंत्री, वैश्विक मलेरिया भागीदारों और फंडिंग एजेंसी, वैज्ञानिक, नागरिक समाज संगठनों और अन्य प्रमुख मलेरिया हितधारकों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने का संकल्प लिया है। तो अब 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने के लिए अटूट प्रतिबद्धता व्यक्त की है। घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले 11 देश में बुर्किना फासो, कैमरून, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जिसको जायरे भी कहते हैं, घाना, माली, मोजाम्बिक, नाइजर, नाइजीरिया, सूडान, युगांडा और तंजानिया है। वैश्विक मलेरिया का लगभग 70% मलेरिया जो इन्हीं देशों में पाया जाता है। वैश्विक स्तर पर 2022 में मलेरिया के मामलों की संख्या में पूर्व कोविड 2019 युग की तुलना में काफ़ी बढ़ गई है। इस अवधि के दौरान अफ्रीकी क्षेत्र के मामलों में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। 218 मिलियन से बढ़कर यह 233 मिलियन हो गई है। 1 मिलियन = 10 लाख। अफ्रीका का संबंध सभी वैश्विक मलेरिया मामलों के 94% और वैश्विक मलेरिया से संबंधित मौतों के 95% से है। अफ्रीका में कुल मलेरिया मामलों का 94% होता है और मौत में 95%, यानी पूरी दुनिया का मलेरिया में जो मौत होता है उसमें 95% केवल अफ्रीका महादेश में होता है और पूरे दुनिया में जितना मलेरिया होता है उसका 94% मलेरिया रोगी अफ्रीका में देखने को मिलता है। इन देशों के मंत्रियों ने मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में अटूट प्रतिबद्धता व्यक्त की, जो वैश्विक प्रतिबद्धता और क्षेत्रीय राजनीति की एक समृद्ध टेपेस्ट्री पर आधारित है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षों द्वारा आवंटित करने की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इसमें बदलती परिस्थिति और वेक्टर व्यवहार पर सूक्ष्मता से नजर डालना है। स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर और गुणवत्तापूर्ण पहुंच सुनिश्चित करना है। संघर्ष, प्राकृतिक आपदाओं और प्रवासन सहित मानवीय संकट को पर्याप्त रूप से संभालना आदि शामिल है। मंत्रियों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का वादा किया है। इसके लिए कुछ चुनौती आ रही है। उन्मूलन की इस दिशा में सालाना अतिरिक्त $5.2 बिलियन और स्वास्थ्य क्षेत्र में जलवायु अनुकूलन का समर्थन करने के अलावा $11 बिलियन की आवश्यकता है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट तो कौन जारी करता है? स्विस संगठन है। IQ एयर कहाँ की संगठन है? तो स्विस संगठन इंपॉर्टेंट है। यह विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें भारत 2023 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। भारत वायु गुणवत्ता के मामले में तीसरे स्थान पर है, जिसमें पार्टिकुलर मैटर 2.5 जो जिसका PM का फुल फॉर्म क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 औसत वार्षिक सांद्रण 54.4 माइक्रोन प्रति घन मीटर है। 96% भारतीय आबादी में PM 2.5 का स्तर WHO के वार्षिक PM 2.5 मार्गदर्शक सिद्धांत से 7 गुना अधिक है। दुनिया के शीर्ष 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 42 शहर जो है वह भारत के हैं। बेगूसराय 2023 का सबसे प्रदूषित शहर था। उसके बाद गुवाहाटी और फिर दिल्ली का स्थान आया है। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में सामने आया है। दुनिया के शीर्ष 5 प्रदूषित देशों में बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, तजाकिस्तान और बुर्किना फासो शामिल है। 7 देश जो WHO के वार्षिक PM 2.5 गाइडलाइन यानी वार्षिक औसत 5 म्यूग्राम प्रति घन मीटर या उससे कम है, इसको पूरा करने में ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रेनाडा, आइसलैंड, मॉरिशस और न्यूजीलैंड जो है शामिल है। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खतरनाक है। इसके कारण दुनिया भर में हर 9 में से 1 मौतें होती हैं। PM 2.5 प्रदूषण के संपर्क में आने से अस्थमा, कैंसर और स्ट्रोक, फेफड़ों की बीमारी सहित कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 वायु प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य पर इसके नकारात्मक प्रभाव को संबोधित करने के लिए सम्मिलित प्रयासों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। अंतर्राष्ट्रीय हथियार हस्तांतरण का सिप्री का रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय हथियार हस्तांतरण के लिए सिप्री ने रिपोर्ट जारी की। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री क्या नाम है? स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म आ सकता है, के अनुसार 2014 से 18 की अवधि में की तुलना में आयात में 4.7% की वृद्धि के साथ 2019 से 23 की अवधि के लिए भारत दुनिया के शीर्ष हथियार आयातक था। वहीं 2014 से 18 और 19 से 23 के बीच यूरोपीय देशों द्वारा हथियार के आयात में 94% की बढ़ोतरी हुई है। यूक्रेन में युद्ध की पृष्ठभूमि में यह भी आता है।
रूस भारत का मुख्य जो है हथियार आपूर्तिकर्ता बना रहा है, जिसने हथियारों के आयात में 36% हिस्सेदारी केवल भारत की रूस से है। 2019 से 23 में 10 बड़े हथियार आयातक में सिर्फ 3 देश भारत, सऊदी अरब और कतर जो है वह शीर्ष पर है। 2022-23 में 30 से अधिक राज्यों के प्रमुख हथियारों के हस्तांतरण प्राप्त करने के बाद यूक्रेन विश्व स्तर का चौथा सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है। 2019 से 23 में 5वें सबसे बड़े हथियार आयातक पाकिस्तान का आयात 43% बढ़ गया है। चीन ने अपने हथियारों की 82% आपूर्ति आयात के माध्यम से किया है। दुनिया का सबसे आपूर्तिकर्ता अमेरिका हथियारों के निर्यात में 14 से 18 और 19 से 23 के बीच में 17% की वृद्धि हुई है, जबकि रूस द्वारा निर्यात में 53% की गिरावट आई है। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिपरी, यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर अनुसंधान के लिए समर्पित है। सिपरी की स्थापना 1966 में स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम में। सिपरी की स्थापना 1966 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई थी। संस्थान शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में अन्य अनुसंधान संस्थानों, सरकारों और नागरिक समाज संगठनों को सहयोग करता है। इथेनॉल सौ ईंधन तो हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा एक क्रांतिकारी ऑटोमोटिव ईंधन इथेनॉल 100 लॉन्च किया गया। वर्तमान में ग्राहक 5 राज्यों या यूनियन टेरिटरीज में, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और तमिलनाडु यूनियन टेरिटरी में चुनिंदा 183 खुदरा दुकानों पर इथेनॉल 100 का लाभ उठा सकते हैं। इसके मुख्य बिंदु: इथेनॉल 100 एक क्रांतिकारी ऑटोमोटिव ईंधन है जिसमें 100% इथेनॉल होता है। यह मक्का, गन्ना या अन्य पौधों की सामग्री जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित ईंधन है। इथेनॉल 100 गैसोलीन के लिए एक स्वच्छ हरित विकल्प के रूप में है, जो ग्रीन हाउस गैसों और प्रदूषण को कम उत्सर्जन का दावा करता है। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन से निपटने और वायु की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक है। इथेनॉल 100 बहुमुखी प्रतिभा चमत्कारी है। इसका उपयोग वाहनों के लिए विस्तृत श्रृंखला में किया जा सकता है। इसमें गैसोलीन, इथेनॉल या दोनों के किसी भी मिश्रण पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है। फ्लेक्स फ्यूल वाहन शामिल है। इसकी व्यावहारिकता और बनने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इथेनॉल 100 को लॉन्च करना अन्नदाता को ऊर्जादाता में बदलने के विजन से प्रेरित है। यह यातायात निर्भरता को कम कर विदेशी मुद्रा के संरक्षण और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने से संबंधित है। यह उच्च क्षमता वाले वाहनों का वैकल्पिक ईंधन की ओर परिवर्तन और डिकार्बोनाइजेशन के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। अपनी उच्च ऑक्टेन रेटिंग के साथ इथेनॉल 100 उच्च प्रदर्शन करने वाले इंजनों के लिए आदर्श साबित होता है, जो पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए बेहतर क्षमता, दक्षता और बिजली उत्पादन सुनिश्चित करता है। उसके बाद है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। भारत के लिए परमाणु कार्यक्रम की स्थिति। भारतीय प्रधानमंत्री ने 4 मार्च 2024 को तमिलनाडु के तमिलनाडु में मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन में स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लोडिंग की प्रक्रिया की शुरुआत है। देखिए, यह एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है जो भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के महत्वपूर्ण दूसरे चरण में प्रवेश का प्रतीक है। भारत का त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। तो भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के रोड मैप की कल्पना डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने 1950 के दशक में करी थी। 1948 में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। ध्यान रहे, वर्ष 1969 में दबाव मुक्त भारी जल रिएक्टर 40 मेगावाट तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन चालू किया गया, जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के चरण 1 के संचालन का प्रतीक था। तो भारत का सबसे पुराना कौन है? तारापुर, 1969 में। चरण 1, इस भारत के पहले चरण में प्राथमिक विखंडनीय सामग्री के रूप में दाबित भारी जल रिएक्टर के रूप में और प्राकृतिक यूरेनियम 238 का प्रयोग किया गया था तारापुर में। चरण 2, तो द्वितीय चरण में परमाणु ऊर्जा विकास के लिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का उपयोग किया। किसका? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का उपयोग दूसरे चरण में हुआ। FBR फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पहले चरण में खर्च किए गए ईंधन और प्राकृतिक यूरेनियम से प्राप्त प्लूटोनियम 239 से बने मिश्रित ऑक्साइड ईंधन का उपयोग करता है। तो पहले में यूरेनियम 238, दूसरे में प्लूटोनियम 239। तीसरा चरण, तो यह ऊर्जा और यूरेनियम 233 के उत्पादन करने के लिए रिएक्टरों में थोरियम 232 के साथ प्लूटोनियम 239 इस दोनों के संयोजन पर ध्यान केंद्रित करता है। चरण 3, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। यह क्या है? प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तीसरे चरण का नाम है। PFBR एक ऐसी परमाणु रिएक्टर मशीन है जो खपत से अधिक परमाणु ईंधन का उत्पादन करता है और इसके कोर लोडिंग कार्यक्रम को मील का पत्थर माना जाता है। मील का पत्थर यह साबित होगा तीसरा चरण, क्योंकि PFBR प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर फुल फॉर्म परिचालन भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के चरण 2 की शुरुआत को चिन्हित करता है।
भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के चरण 2 का महत्व। तो चरण 2 जिसमें प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर शामिल है। इसमें भारत के बड़े थोरियम भंडार का लाभ उठाते हुए थोरियम के उपयोग की दिशा में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। चरण 2 को भारत में परमाणु ऊर्जा में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है, जो देश के परमाणु कार्यक्रम का एक प्रमुख लक्ष्य है। PFBR की 500 मेगावाट क्षमता भविष्य की FBR परियोजनाओं के लिए एक मंच तैयार करती है, जो भारत के ऊर्जा विविधीकरण लक्ष्यों और डिकार्बोनाइजेशन पहल के अनुरूप है। चरण 2 के समक्ष चुनौतियाँ। तो तकनीकी जटिलता। PFBR जो है रिएक्टरों का निर्माण तथा संचालन अत्यंत जटिल है। इसके लिए कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि PFBR जो है इन रिएक्टरों का निर्माण और संचालन जो है थोड़ा जटिल है। सुरक्षा संबंधी चिंताएं। फुकुशिमा, चेरनोबिल जैसी परमाणु दुर्घटनाएं भारत के परमाणु कार्यक्रम के समक्ष जो है एक चुनौती के रूप में, चिंता के रूप में सामने है। रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन। तो थोरियम ईंधन चक्र सीरियम 137 और रेडियम 224 जैसे रेडियोधर्मी आइसोटोप का उत्पादन करता है। इसे संग्रहित और अलग करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। 2023-24 अल नीनो की घटना। तो अल नीनो परिचित होंगे। हाल में मौसम विज्ञान संगठन ने कहा कि 2023-24 में अल नीनो अब तक का सबसे 5 स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है। कमज़ोर प्रवृत्ति के बावजूद आने वाले महीनों में वैश्विक जलवायु को प्रभावित करना जारी रखेगा अल नीनो। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यह स्वीकार किया है कि मार्च और मई महीने के दौरान अल नीनो के बने रहने की संभावना लगभग 60% है। वहीं अप्रैल और जून के दौरान यह 80% न्यूट्रल रहने की संभावना है। जून और अगस्त तक ला नीनो की स्थिति भारत में बने रहने की संभावना है। अर्थात इस साल मानसून से बारिश 2023 की तुलना में जो है वह बेहतर होने की उम्मीद है। मौजूदा अल नीनो स्थितियों से दुनिया भर में रिकॉर्ड तापमान और चरम घटनाओं को बढ़ावा दिया 2023 रिकॉर्ड सबसे गर्म वर्ष के रूप में सामने आया अल नीनो मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र के सतह का समय समय पर गर्म होना है। अल नीनो क्या है, मध्य और पूर्व उष्णकटिबंधीय, कौन सा गर्मी क्षेत्र का उष्णकटिबंधीय, किसमें, तो प्रशांत महासागर में, उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में। तो कहाँ पे आता है, मध्य और पूर्वी क्षेत्र में, मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय यह है अल नीनो। इसके तहत समुद्र के सतह पर समय समय पर यह गर्म होती है और यह औसतन हर 2 से 7 साल में होता है। आमतौर पर एक बार में 9 से 12 महीने तक रहता है। इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में अधिक वर्षा और दक्षिण पूर्व एशिया में, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में शुष्क और गर्मी स्थिति से जुड़ा है। अल नीनो मुख्य रूप से एक मौसमी घटना है। अल नीनो मौसमी घटना है जिसकी मौसमी जलवायु पर औसत प्रभाव पड़ता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में चरम मौसम और जलवायु घटनाओं की संभावना अधिक हो सकती है। अल नीनो घटना एक नियमित चक्र नहीं है, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। 2 से 7 वर्षों के अंतराल पर अनियमित रूप से होता है। यानी मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अल नीनो की घटना दक्षिणी दोलन के साथ होती है। दक्षिणी दोलन उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन को कहते हैं। अल नीनो का प्रभाव। तो अल नीनो के प्रभाव से क्या होगा, महासागर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अल नीनो समूह के तापमान, समुद्र की धाराओं की गति एवं शक्ति, तटीय मत्स्य पालन और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी अमेरिका तथा उसके आगे तक के स्थानीय मौसम को प्रभावित करता है। वर्षा में वृद्धि, इसकी वजह से दक्षिण अमेरिका में वर्षा में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और अपरदन घटनाओं की वृद्धि होती है। अल नीनो से दक्षिणी अमेरिका में सूखा एवं बाढ़, सूखे के कारण जंगलों की आग की घटना में वृद्धि हो जाती है। ला नीना एक उष्णकटिबंधीय प्रशांत कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच मध्य प्रशांत महासागर क्षेत्र में समान ठंडे जल के कारण होता है। तो अल नीनो गर्म जल के कारण और ला नीना ठंडे जल के कारण। इसका भारत में प्रभाव, तो ला नीना प्रबल अल नीनो घटनाएं, कमजोर मानसून की स्थिति। भारत के लिए अगर अल नीनो आया, प्रबल अल नीनो अगर आ गया, तो वह भारत के लिए कमजोर मानसून को दर्शाता है। इसकी वजह से भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया में श्रीलंका हो गया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, तो इन सब दक्षिण पूर्व एशिया में कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, तो इन सब भारत सहित इन सब देशों में यह सूखे की स्थिति को उत्पन्न करता है। और ला नीना वर्ष के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रीष्म मानसून से संबंधित वर्षा सामान्य से अधिक हो जाती है और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह लाभदायक साबित होता है। तो भारत के लिए ला नीना जो है वह लाभदायक है, उससे मानसून में मजबूती मिलती है और अल नीनो से मानसून कमज़ोर होता है। हरित नौकरियों में लैंगिक समानता। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, निम्न कार्बन विकास में परिवर्तन 2047 तक भारत के लगभग 35 मिलियन हरित नौकरियां पैदा करने
का अवसर प्रस्तुत करता है। हालांकि इस उभरते क्षेत्र में लैंगिक असमानताएं भी बनी हुई है। पारस्परिक रूप से हरित नौकरियों से जुड़े विभिन्न उद्योगों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। ग्रीन जॉब, तो ग्रीन जॉब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार यह एक सभ्य नौकरी है जो पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देती है। विनिर्माण और निर्माण जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में या हरित ऊर्जा के से जुड़े नए क्षेत्रों में हो सकते हैं। हरित नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी 2015 से 21 तक भारत की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता में 250% का उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद सोलर रूफटॉप सेक्टर में महिला कार्यबल केवल 11% था। भारत में स्टीम स्नातकों में 42.7% महिलाएं होने के बावजूद इंजीनियरिंग, विनिर्माण और निर्माण कार्यों में केवल 30.8% है। निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में परंपरागत रूप से महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व देखा गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ की 19 रिपोर्ट से पता चला है कि बुनियादी ढांचे, परिवहन, निर्माण और विनिर्माण जैसे क्षेत्र में 85% कार्यबल जो है वह पुरुष है। हरित रोजगार क्षेत्र में लैंगिक असमानता के कारण क्या है, तो लिंग रूढ़िवादिता एक पुरुषवादी धारणा है कि महिलाएं कुछ तकनीकी भूमिकाओं के लिए अनुपयुक्त हैं और कम प्रतिनिधित्व। तो जलवायु संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं को अक्सर कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जिससे उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और योगदान पर ध्यान नहीं दिया जाता। केंद्र में नागरिकता संशोधन अधिनियम नियमों के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया गया। हाल ही में गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नियम 2024 को अधिसूचित किया है। यह नियम 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के कार्यान्वयन को सक्षम बनाता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या है, तो CAA 2019 का उद्देश्य अवैध प्रवासी की विशिष्ट श्रेणियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में एक संशोधन था। यह अधिनियम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन तीन देशों से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से कौन तो हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध और जैन सहित ईसाई अप्रवासी के लिए अवैध प्रवासी की परिभाषा में संशोधन करती है, जो बिना दस्तावेज के भारत में रह रहे हैं 5 साल तक। अगर पहले ही नियम था 1955 के अनुसार कि 10 वर्ष तक भारत में रहना है, लेकिन अब इसमें बदलकर 5 वर्ष तक अगर वे रहे हैं तो इन्हें नागरिकता मिल जाएगी। इस अधिनियम के तहत 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश करने वाले और अपने मूल देश में धार्मिक उत्पीड़न के डर का सामना करने वाले प्रवासियों को नए कानून के द्वारा नागरिकता का पात्र बनाया गया था। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत प्राकृतिकरण की शर्त के रूप में पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्षों तक भारत में निवास की आवश्यकता थी। वही 11 वर्षों तक भारत में निवास की आवश्यकता होती है। CAA निर्दिष्ट धर्मों और देशों से संबंधित आवेदकों के लिए इस आवश्यकता को घटाकर 6 वर्ष कर देता है। 6 वर्ष कर दिया। CAA नियमों के तहत इन देशों के अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए केवल अपने मूल देश, अपने धर्म, भारत में प्रवेश की तारीख और एक भारतीय भाषा का ज्ञान साबित करना होता है। अपवाद अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता के लिए प्रावधानों की 2 श्रेणियों पर यह लागू नहीं होगा, जैसे कि इनर लाइन परमिट द्वारा संरक्षित क्षेत्र और संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में। नया संशोधन, तो नागरिकता के आवेदन करने से पहले जिला कलेक्टर को किए जाते थे, वे राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। नए नियम एक अधिकार प्राप्ति समिति और एक जिला स्तरीय समिति का प्रावधान करते हैं जिसमें केंद्र द्वारा स्थापित किया जाना है। आवेदन DLC को किए जाएंगे और अंतिम निर्णय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा लिया जाएगा। चुनाव प्रचार खर्च सीमा, विगत दशकों में अत्यधिक सरकारी विज्ञापनों और उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा बढ़ाए गए खर्च के कारण राजनीतिक अभियान महंगे तमाशे में बदल गए हैं, जिसके कारण सार्वजनिक धन के उपयोग पर विवाद पैदा हो गया है। एक लोकतांत्रिक देश में सरकार के लिए अपनी योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता फैलाना जरूरी है। भारत में चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के खर्च की कोई सीमा नहीं है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक दलों ने चुनाव के दौरान लगभग 50,000 करोड़ खर्च किए। रिपोर्ट के अनुसार इस राशि का 35% व्यय प्रचार अभियानों तथा 25% अवैध रूप से मतदाताओं के बीच वितरित किया गया, जिसमें से अधिकांश फंडिंग कॉरपोरेट घराने और कारोबारियों द्वारा किया जाता है। इससे दानदाता और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच अपवित्र गठजोड़ बनता है। वोट के बदले नगद वितरण के साथ साथ अधिकांश दान की अपारदर्शी प्रकृति भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया को कमजोर करती है। बड़े राज्य में प्रति लोकसभा क्षेत्र उम्मीदवार व्यय सीमा 95 लाख
तथा छोटे राज्यों में यह 75 लाख है। यानी कि लोकसभा उम्मीदवार बड़े राज्य में 95 और छोटे राज्य में 75 लाख खर्च कर सकता है। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 और विधि आयोग की रिपोर्ट 1999 में चुनावों के लिए राज्य वित्त पोषण की वकालत की और यानी कि सरकार ही राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए धन का योगदान देगी। हालांकि वर्तमान संदर्भ में इस उपाय को लागू करने की व्यवहार्यता और तंत्र संदिग्ध है। चुनाव व्यय से संबंधित चिंताएं। अपारदर्शी फंडिंग स्रोतों में पारदर्शिता की कमी से भ्रष्टाचार और राजनीतिक निर्णय लेने पर निहित स्वार्थों का अनुचित प्रभाव बढ़ सकता है। अपर्याप्त नियामक ढांचा। भारत में चुनावी फंडिंग को नियंत्रित करने वाला मौजूदा नियामक ढांचा अनेक अवसरों पर कमजोर और प्रभावी प्रतीत होता है, जिससे शोषण होता है। असमान अवसर संसाधनों और फंडिंग तक असमान पहुंच और असंतुलित चुनावी परिदृश्य बनाती है। छोटी पार्टियां अच्छी तरह से वित्त पोषित सत्ताधारी या स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष करती है। समृद्धि के लिए भारत प्रशांत आर्थिक ढांचा IPEF। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री समृद्धि के लिए भारत प्रशांत आर्थिक ढांचे IPEF वर्चुअली मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल हुए हैं। IPEF जो कि एक अमेरिकी नेतृत्व वाली पहल है, जिसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में लचीलापन, स्थिरता, समावेशिता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए भाग लेने वाले देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करता है। इन 14 क्षेत्रीय साझेदार में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और USA है। IPEF के 4 मुख्य स्तंभ तो निष्पक्ष एवं लचीला व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, स्वच्छ ऊर्जा और डिकार्बोनाइजेशन, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौता। IPEF वैश्विक GDP का 40% तथा वैश्विक वस्तु एवं सेवा व्यापार का 28% प्रतिनिधित्व करता है। भारत में IPEF के स्तंभ 2 से 4 में शामिल हो गए हैं, जबकि स्तंभ 1 में उसे पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। चीन प्रभाव को संतुलित करना। IPEF भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। पारदर्शी व्यापार। तो IPEF की प्रस्तावित निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौता पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में अधिक पारदर्शी, पूर्वानुमानित व्यापार और निवेश वातावरण में महत्वपूर्ण है। यह भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ भारत की लड़ाई में भी मदद करेगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का नेतृत्व। IPEF में शामिल होने का भारत का निर्णय RCEP से हटने के बाद हिंद प्रशांत उद्देश्यों और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के प्रति उनके समर्पण का एक मजबूत संकेत है। आर्थिक विकास। तो सहयोग को बढ़ावा देकर तथा व्यापार और निवेश को सक्षम बनाकर इस ढांचे का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। भारत की पहली शहर विशिष्ट शून्य कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान। तो हाल ही में नागपुर ने भारत की पहली शहर विशिष्ट शून्य कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान शुरू किया है, जिसका लक्ष्य 2050 तक इमारतों में शुद्ध कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है। ZCBAP प्राथमिक लक्ष्य इमारतों के जीवन चक्र के दौरान उनके पर्यावरणीय प्रदर्शन को बढ़ावा है। इसके लिए अंतर्निहित परिचालनात्मक और जीवन अंतकारी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, साथ में उनमें रहने वालों के लिए दृश्य और तापीय आयाम सुनिश्चित करना है। ZCBAP में विभिन्न प्रकार की इमारतों को शामिल किया गया है, जिसमें सार्वजनिक भवन, किफायती आवास और वाणिज्यिक भवन तथा निजी घर शामिल है। इस योजना का उद्देश्य 2070 तक भारत के शून्य उत्सर्जन लक्ष्य में योगदान देना है। नागपुर उन 6 वैश्विक शहरों में से एक है जहां जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्सीलरेटर प्रोजेक्ट ZCBA प्रोजेक्ट को लागू किया जा रहा है। लचित बोरफुकन। हाल में भारत के प्रधानमंत्री ने पूर्वी असम के जोरहट में अहोम जनरल लचित बोरफुकन की समाधि स्थल पर उनकी 125 फीट कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। लचित बोरफुकन कौन थे? तो यह अहोम साम्राज्य के एक महान सेनापति थे, जिन्हें राजा राम सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना के खिलाफ 1671 में सराय घाट के युद्ध में उनकी जीत के लिए जाना जाता है। बोरफुकन गुरिल्ला तकनीक को प्राथमिकता देते थे। अहोम साम्राज्य। तो अहोम शासकों ने 13वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर 19वीं शताब्दी के आरंभ तक लगभग 600 वर्षों तक शासन किया और वर्तमान असम के बड़े हिस्से पर शासन किया। अहोम 1615 से 1682 तक मुगलों के साथ कई संघर्ष किए, जो जहांगीर के शासनकाल से शुरू होकर औरंगजेब के शासनकाल तक चला है। यह एक समृद्ध बहुजातीय साम्राज्य था, जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के ऊपरी और निचले इलाकों में फैला हुआ था। एक राष्ट्र एक चुनाव। तो हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का अध्यक्ष तो रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। मुख्य सिफारिश। पैनल में लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए एक साथ एक चुनाव कराने की सिफारिश की गई, जिसमें 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव भी कराए जाने चाहिए।
त्रिशंकु सदन या अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में नई लोकसभा के गठन के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं। नई लोकसभा केवल पिछली लोकसभा के कार्यकाल के बचे हुए समय तक ही काम करेगी। जब राज्य विधानसभा के लिए नए चुनाव आयोजित किए जाते हैं तो नवनिर्वाचित विधानसभा लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के अंत तक अस्तित्व में बनी रहेगी, बशर्ते इसे समय से पहले भंग कर दिया जाए। इस व्यवस्था को लागू करने के बाद अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 जो कि संसद के सदनों और राज्य विधानसभाओं की अवधि से संबंधित है में संशोधन किए जाने की आवश्यकता पड़ेगी। चुनाव आयोग राज्य प्राधिकारियों के परामर्श से एक समान मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार कर सकता है, जिससे मतदाताओं को संबंधित अनुच्छेद 325 में संशोधन करना पड़ेगा। मतदाता से संबंधित अनुच्छेद कौन है? 325। चुनाव के समर्थन में तर्क। प्रत्येक वर्ष अनेक चुनाव कराने से वर्तमान प्रणाली में सरकार, व्यवसाय, समग्र समाज पर भारी बोझ पड़ता है और सिफारिशें थी संविधान की भावना के अनुरूप संरचना। तो गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, संजय कोठारी, पूर्व सतर्कता आयोग के कमिश्नर और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। भारत EPFT व्यापार समझौता इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन उठता है। हाल ही में भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ने एक व्यापार और एक आर्थिक साझेदारी समझौता TEPA पर हस्ताक्षर किया है। तो EFT आइसलैंड, लिंकस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का अंतर सरकारी संगठन है। इस समझौते में 14 अध्याय शामिल है, जिसमें मुख्य फोकस वस्तुओं से संबंधित बाजार पहुंच, उद्भव के नियमों, व्यापार सुगमीकरण, व्यापार उपचार, स्वच्छता उपायों, व्यापार से संबंधित तकनीकी बाधाओं और बौद्धिक संपदा अधिकारों तथा अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों पर है। EFTA अपने 92.2% टैरिफ लाइनों की पेशकश कर रहा है, जो भारत में 99.6% निर्यात को कवर करता है। EFTA बाजार के पहुंच प्रस्ताव में 100% कृषि उत्पाद और प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद पर टैरिफ रियायत शामिल है। भारत अपनी 82.7% टैरिफ लाइनों की पेशकश कर रहा है, जिसमें 95.3% EFTA निर्यात शामिल है, जिसमें 80% से अधिक आयात सोना का है। डेयरी, सोया, कोयला और संवेदनशील कृषि उत्पाद जैसे कि क्षेत्रों में बहिष्कार सूची में रखा गया है। महत्व। तो TEPA भारत में व्यवसायीकरण और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए बेहतर सुविधाओं सहित भारत में युवा महत्वाकांक्षी कार्यबल के लिए बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष रोजगारी के सृजन में तेजी लाएगा। TEPA घरेलू विनिर्माण में प्रोत्साहित करके मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को गति देगा। व्यापार प्रक्रिया की पारदर्शिता, दक्षता और सरलीकरण, सामंजस्य और स्थिरता को बढ़ावा देता है। FTA के इतिहास में पहली बार $100 बिलियन निवेश और 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार की बाध्यकारी प्रतिबद्धता की गई। TEPA यूरोपियन संघ के बाजारों में एकीकृत होने का अवसर प्रदान करता है। भारतीय कंपनी यूरोपियन संघ तथा अपनी बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए स्विट्जरलैंड को आधार के रूप में देख सकती है। PM स्वराज पोर्टल। तो हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने समाज के वंचित वर्गों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण PM स्वराज राष्ट्रीय पोर्टल की शुरुआत की। मुख्य बिंदु। यह पोर्टल एक वन स्टॉप पॉइंट के रूप में कार्य करेगा, जहां समाज के वंचित वर्गों के लोग आवेदन कर सकेंगे तथा उनके लिए पहले उपलब्ध सभी ऋण और क्रेडिट योजनाओं की प्रगति की निगरानी कर सकेंगे। बैंक, NBFC, MFI और अन्य संगठनों के माध्यम से देश भर में पात्र व्यक्तियों को ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। नोडल मंत्रालय। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। तो ये अभी हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23-24 से 27-28 के लिए 5 वर्ष के लिए, इसका टाइम पूछ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस कब से कब तक? तो 23-24 से 27-28 के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता के साथ भारत में मुख्यालय के साथ अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की स्थापना को मंजूरी दिया। इसका मुख्य बिंदु क्या है? तो IBCA की परिकल्पना 96 बिग कैट रेंज देश, बिग कैट संरक्षण में रुचि रखने वाले गैर रेंज देश और संरक्षक क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक संगठन, व्यापारिक समूह और कॉरपोरेट्स के एक बहुदेशीय बहु एजेंसी गठबंधन के रूप में की गई है। IBCA का उद्देश्य संरक्षण एजेंडे को आगे बढ़ाने में आपसी लाभ के लिए देशों के बीच आपसी सहयोग करना है। इसका उद्देश्य 7 बड़ी बिल्ली अर्थात 7 बड़ी बिल्ली, इसका उद्देश्य 7 बड़ी बिल्ली बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, 7 बड़ी बिल्ली बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना है।
बिग कैट अलायंस के तहत। इसमें सदस्यों की एक सभा, अस्थायी समिति और एक सचिवालय होगा जिसका मुख्यालय भारत में होगा। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? भारत में। इस समझौते का प्रारूप मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तर्ज पर तैयार किया गया। इसे अंतर्राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा अंतिम रूप से दिया जाना है। इसका महत्व तो यह गठबंधन प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करता है और जलवायु परिवर्तन में उत्पन्न चुनौतियों को कम करेगा। बिग कैट और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए IBCA प्राकृतिक जलवायु अनुकूलन, जल और खाद्य सुरक्षा और इन पारिस्थितिक प्रणालियों पर निर्भर हजारों समुदाय की भलाई में योगदान देता है। IBCA तो IBCA आपसी लाभ के लिए देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा और दीर्घकालिक संरक्षण एजेंडे को आगे बढ़ाने में योगदान करेगा। नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म तो हाल ही में राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक डिजिटल पहल नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ। नीति फॉर स्टेटस एक क्रॉस सेक्टरल नॉलेज प्लेटफॉर्म है जिसे नीति और सुशासन के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी मुख्य विशेषता है तो यह प्लेटफॉर्म 7500 सर्वश्रेष्ठ अभ्यास, 5000 नीति दस्तावेज और 900 से अधिक डेटाबेस, 1400 डेटा प्रोफाइल, 350 नीति प्रकाशनों का बहुक्षेत्रीय लाइव संग्रह शामिल है। यह प्लेटफॉर्म एक डिजाइन और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस है जो उपयोगकर्ताओं को आसानी से नेविगेट करने की अनुमति देता है। इसे मोबाइल फ़ोन सहित कई उपकरणों के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। महत्व तो यह प्लेटफॉर्म सरकारी अधिकारियों को मजबूत, प्रासंगिक और कार्रवाई योग्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि से लैस करके शासन के डिजिटल परिवर्तन को सुविधा प्रदान करेगा जिससे उनके निर्णय लेने की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। यह जिला कलेक्टरों और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में नवीन सर्वोत्तम प्रथाओं तक पहुंच प्रदान करने में उनका समर्थन भी करेगा। यह मंच सहकारी संघवाद को मजबूत करने और डेटा संचालित शासन को सशक्त बनाने में मदद करेगा। राष्ट्रीय घटनाक्रम शुरू होता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने तथा 1 करोड़ घरों के लिए हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त प्रदान करने के लिए 75,021 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी गई। हाल ही में निकारागुआ भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बना है। निकारागुआ जो है वह भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बना है। भारतीय फार्माकोपिया आयोग केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है जिसे देश में औषधियों के मानक तय करने के लिए गठित किया गया है। भारतीय फार्माकोपिया को 5 देशों अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस और सूरीनाम के द्वारा मानक रूप में मान्यता दी जा चुकी है। हाल ही में संचार मंत्री द्वारा साइबर अपराध तथा वित्तीय धोखाधड़ी से दूर संचार संसाधनों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए संचार साथी और चक्षु पोर्टल का शुभारंभ किया। किसने? संचार मंत्री द्वारा। नए प्लेटफॉर्म चक्षु और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म संचार साथी पोर्टल के साथ दोनों एकीकृत होंगे। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कलकत्ता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो 6 मार्च 2024 को कलकत्ता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का अनावरण किया गया। यह अंडर वाटर मेट्रो हावड़ा मैदान से स्पेनलेट के बीच 1.2 किलोमीटर तक हुगली नदी से गुजरेगी। प्रसिद्ध लेखिका और परोपकारी सुधा मूर्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। वर्ष 2023 में सुधा मूर्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 80(3) के तहत राज्य भाषा में राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। हाल ही में नीरज चोपड़ा को भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के प्रीमियम पेट्रोल स्पीड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली में एक्सिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आइडेक्स ADTTI योजना की शुरुआत की गई। 23-24 से 25-26 के लिए 750 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ शुरू की गई ये योजना IDX ढांचे के तहत संचालित होगी। अदिति योजना के तहत 30 डीप टेक और जटिल सामरिक तकनीक पर काम किया जाएगा जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी को विकसित करना और युवा नवाचार को बढ़ावा देना और सशस्त्र बलों की जरूरत को पूरा करना है। भारतीय नागरिक लेखा के सेवा के 48वें स्थापना दिवस के अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खातों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा ओखला पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश ओखला उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। कहाँ? ओखला यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। यह चर्चा में क्यों रहा? तो 3 मार्च 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत WWF EIACP-PCRP ने ओखला पक्षी अभयारण्य को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया है। 3 मार्च को प्रत्येक वर्ष
विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस 2024 का थीम था कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। हाल ही में लार्सन एंड टूब्रो, जिसका नाम L&T है, फेमस हाल ही में L&T लार्सन एंड टूब्रो ने गुजरात के हजीरा में, कहाँ हजीरा में, एम नाइक नेवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में अपना पहला स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर की शुरुआत की। कहाँ? गुजरात के हजीरा में L&T कंपनी ने अपना पहला स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर की शुरुआत की। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा हज यात्रियों को महत्वपूर्ण जानकारी और सेवा प्रदान करने के लिए हज सुविधा ऐप को लॉन्च किया। किसने? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। यह विसाग एन द्वारा विकसित किया गया है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने ओशन ग्रेस नामक भारत का पहला मेड इन इंडिया ASTDS टैग का उद्घाटन किया। MOPSW के तहत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित ओशन ग्रेस भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे में एक मील का पत्थर है। बिहार की राजधानी पटना में भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। हाल ही में उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने और उनके उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एवं प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए भंडारण विकास और नियामक प्राधिकरण द्वारा किसान उपज निधि को लॉन्च किया है। कौन? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री किसान उपज। इस योजना के तहत किसान वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एवं रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड गोदाम में अपनी फसल को रख सकता है। आंध्र प्रदेश के नरसापुर क्रोकेट लेस शिल्प को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया। हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर शहर द्वारा भारत का पहला शहर विशिष्ट जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान लॉन्च किया गया। इस योजना का लक्ष्य 2050 तक भवन निर्माण क्षेत्र में डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देना है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग से परामर्श कर वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र का उपयोग करके न्यूनतम आयु 80 वर्ष से बढ़ाकर 85 वर्ष किया गया है। मध्य प्रदेश के रतलाम रियावन लहसुन को तीखे स्वाद और उच्च तेल सामग्री के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है, जिसे सिल्वर गार्लिक के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही में केरल के मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा, मानव और पशु के बीच के संघर्ष को राज्य आपदा घोषित, केरल फर्स्ट। हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम में एक स्कूल में भारत के पहले जेनरेटिव AI शिक्षक IRIS को पेश किया गया। इससे मैकर लैब्स एडुकेट की मदद से बनाया गया है। भारत में AI को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 10,372 करोड़ रुपये की 10,372 करोड़ रुपये की बजटीय आवंटन के साथ 5 वर्ष के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी गई है। इंडिया AI मिशन को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत इंडिया AI स्वतंत्र व्यापार प्रभाव द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निवेशकों को नई इकाइयाँ स्थापित करने या मौजूदा इकाइयों का विस्तार करने के लिए 10 वर्ष की अवधि तक उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना 2024 यानी कि उन्नति 24 को मंजूरी दी गई। उन्नति 24 एक 10 वर्षीय केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे बड़ा साहित्य अकादमी साहित्य उत्सव 11 मार्च से 16 मार्च 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया और 9 मार्च से 23 मार्च के मध्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा की मेजबानी की जा रही है। 15 दिवसीय पहला पोषण आहार प्रथाओं और महिलाओं को स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम के जोरहट में अहोम जनरल लचित बोरफुकन के सम्मान में 125 फुट कांस्य स्मारक स्टैचू ऑफ वेल्लोर का उद्घाटन हुआ। 1671 में सराय घाट के युद्ध के लिए इन्हें जाना जाता है। मूर्तिकार राम बनर्जी सुतार द्वारा इसे निर्मित किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सड़क सुरंग शेला सुरंग का उद्घाटन किया। यह सुरंग का निर्माण प्रोजेक्ट वर्तक के तहत BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया। इसकी शुरुआत 19 अप्रैल में हुई थी। यह 2 सुरंग शामिल है, जिनकी लंबाई क्रमशः 1595 और 1003 मीटर है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अपना नया बेस INS जटायु को स्थापित किया है। तो INS जटायु कहाँ स्थापित किया गया है?
तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय में हाल ही में मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु लॉन्च किया है। समुद्री सहयोग तथा अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय तटरक्षक बल और यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड USCG के मध्य जारी 4 दिवसीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास सी डिफेंडर्स को पोर्ट ब्लेयर में समाप्त किया गया। सी डिफेंडर्स कहाँ पे समापन इसका हुआ, तो पोर्ट ब्लेयर में। DRDO द्वारा हाल ही में भारत के मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV का फुल फॉर्म है के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 का परीक्षण किया गया। 5000 किलोमीटर की रेंज वाली यह मिसाइल अपने साथ परमाणु हथियार के साथ अन्य हथियार ले जाने में भी यह सक्षम है। इस मिशन की रफ्तार 29,401 किलोमीटर प्रति घंटा है। अग्नि 5 नामक बैलिस्टिक मिसाइल 1500 kg तक की न्यूक्लियर हथियार को ले जा सकती है। बीजेपी और जेजेपी गठबंधन टूटने के पश्चात बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। गौरतलब है कि गठबंधन टूटने के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को इस्तीफा देना पड़ा। केंद्र सरकार द्वारा 12 मार्च 2024 को आधिकारिक तौर पर प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की गई है। पूछ सकता है थोड़ा चांस है। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर 1948 को उस दिन स्मृति में मनाया गया जब ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को निजाम शासक से मुक्त करके भारत में मिलाया गया था। वन नेशन वन इलेक्शन रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इसने रिपोर्ट सौंपा। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव पर राय देने वाली 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने इसका समर्थन किया, जबकि 15 राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट JKNF पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 UAPA के तहत 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। गौरतलब है कि JKNF पर कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादियों की सहायता करने का आरोप शामिल है। हाल ही में महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर जिले में का नाम बदलकर अहिल्याबाई नगर करने का फैसला किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय चयन समिति ज्ञानेश कुमार, सुखवीर सिंह संधू को भारतीय चुनाव आयोग के नए चुनाव आयुक्त के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 324 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों अधिनियम 2023 के तहत एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चयन समिति में सदस्य कौन कौन होता है, तो प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा के विपक्ष का नेता। 16 मार्च को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख की घोषणा की गई, जिसमें 18वीं लोकसभा 19 अप्रैल से 1 जून पता है 7 चरण में आयोजित हुआ। निर्वाचन नियमों के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 के लिए देश भर में 96.8 करोड़ मतदाता है। 64.2 करोड़ मतदाताओं ने विश्व रिकॉर्ड बनाया, और इसमें 47 करोड़ महिला है, जिसमें से 31 करोड़ महिलाओं ने मत दिया, और यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने अपने पद से त्यागपत्र दिया और तमिलनाडु से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। भारत की मशहूर पैरा तीरंदाज शीतल देवी को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय विकलांग आइकॉन के रूप में घोषित किया गया। इनका संबंध भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से है। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में झारखंड के खरसावा जिले में पदमपुर में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र का उद्घाटन किया गया। पूछ सकता है कि जनजातीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में झारखंड के खरसावा जिले में, खरसावा जिले के पदमपुर में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र का उद्घाटन हुआ था। कहाँ पे हुआ? पदमपुर, खरसावा, झारखंड। उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक द्वारा कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक और स्थलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो इंडोर स्टेडियम, ये क्वेश्चन आ सकता है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मिशन पाम ऑयल के तहत भारत की पहली पाम ऑयल प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में किया गया। वर्ष 2021 में पाम ऑयल की खेती में कच्चे पाम ऑयल तेल उत्पादन में बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम को लॉन्च किया गया था। पर्यटन के लिए कश्मीर के जमीन खरीदने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बना है। महाराष्ट्र हाल ही में भारतीय इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक में 12वें संस्करण का आयोजन 12 से 13 मार्च नई दिल्ली को हुआ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत PM सूरज पोर्टल को लॉन्च किया गया। PM सूरज तो प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधार जन कल्याण पोर्टल। यह पोर्टल देश भर में अनुसूचित जाति और जनजाति, स्वच्छता कार्यकर्ता जैसे अन्य हाशिए पर रहने वाले वर्गों को ऋण सहायता, हाशिए मतलब निचले तबके के लोगों के लिए ऋण सहायता प्रदान करता है। हाल ही में भारत के 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय
द्वारा ऑपरेशन राइजिंग सन क्यों? तो सोने की तस्करी के लिए रोकने के लिए ऑपरेशन राइजिंग सन लाया गया। तस्कर को पकड़ने के लिए भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए मार्च 24 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 की घोषणा की। यह योजना अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक चलेगी, जिसका कुल व्यय 500 करोड़ रुपये का होगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चंडीगढ़ में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यानी कीर्ति कार्यक्रम को लॉन्च किया, जो ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने खेल और पढ़ाई को संतुलित करने में इसकी क्षमता पर जोर देते हुए इस पहल की सराहना की। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे खुरपक्का मुंहपका रोग यानी फुट एंड माउथ रोग जिसको बोलते हैं 60% दुधारू मवेशियों में प्रभावित किया है। यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी जो मवेशी, सुअर, भेड़ और बकरियों और पशुओं को प्रभावित करता है। अंतर्राष्ट्रीय जहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं बीपीएससी में। हाल ही में रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा RS-24 यार्स अंतर्महाद्वीपीय बैलास्टिक परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण की पुष्टि की गई। गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल कर फ्रांस ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बना है। यह निर्णय फ्रांसीसी संविधान के अनुच्छेद 34 में संशोधन करते हुए महिलाओं को कानूनी ढांचे के भीतर गर्भपात के चयन करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के शिमला में एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन। तो कहाँ से? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा महिला व्यवसाय और कानून 2023 रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें 190 अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के आर्थिक अवसर को प्रभावित करने वाले कानूनों और विनियमों का संश्लेषण करता है। वैश्विक स्तर पर केवल 14 देशों ने परफेक्ट 100 स्कोर किया है। इस रिपोर्ट में निम्न मध्यम आय समूह वाले देश के रूप में भारत का स्कोर 74.4 रहा है। विश्व बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बाल यौन शोषण मामले में विवादास्पद क्षमादान के मामले में हंगरी के पूर्व राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद तमस सुलियोक को हंगरी का नया राष्ट्रपति नामित किया गया। 7 मार्च 2024 की रात को वाशिंगटन में आधिकारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्वीडन नाटो के 32वें सदस्य देश के रूप में वह शामिल कर लिया गया है। 31वां देश अभी आप लोगों को ऊपर बताए थे, नाम बताइए। नाटो 32वां सदस्य देश बनते ही स्वीडन 200 वर्षों की पुरानी गुटनिरपेक्षता की नीति भी समाप्त हो गई है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, जिसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। आइए 31वां फिनलैंड। खसरा और रूबेला रोगों की रोकथाम में भारत के सराहनीय प्रयासों को मान्यता देते हुए द मिजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप द्वारा भारत के प्रतिष्ठित मिजल्स एंड रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भारत को मिला है मिजल्स एंड रूबेला चैंपियन पुरस्कार भारत को मिला। हाल में UAE संयुक्त अरब अमीरात ने दुबई में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन किया। भारत मॉरिशस भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश बन गया है मॉरिशस। इसके तहत मॉरिशस निवासियों को बेहतर गुणवत्ता वाली मेड इन इंडिया जेनेरिक दवाइयों का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस पुनः दुनिया के सबसे अमीर आदमी ये बदलते रहता है। लास्ट टाइम में देखिएगा जुलाई के बाद। सेना में सैनिकों की कम होती जनसंख्या को देखते हुए म्यांमार की सेना ने सभी युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी है, जिसके तहत 2 साल तक सेवा देनी अनिवार्य है। चीन, ईरान और रूस की नौसेना बलों ने हाल ही में ओमान की खाड़ी में मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024 नामक एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया। हाल ही में खाद्य स्वच्छता पर आयोजित कोडेक्स समिति ने 54वें सत्र का आयोजन 11 से 15 मार्च को केन्या की नैरोबी में किया। कहाँ? कोडेक्स समिति का आयोजन कहाँ? केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी में। अमेरिकी स्थित कंपनी क्रॉगिसन द्वारा दुनिया के पहले पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को पेश किया गया। हाल ही में समाचार पत्र की सुर्खियों में रहा शब्द ब्लू लाइन का संबंध लेबनान तथा इजरायल के मध्य सीमांकन से। ब्लू लाइन क्या है? लेबनान और इजरायल के बीच सीमा से है। क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लू लाइन क्या है, एकदम हाल समाचार पत्र न्यूज में रहा। तो ब्लू लाइन लेबनान और इजरायल के बीच सीमा का निर्धारण करता है। वर्ष 2000 में दक्षिण लेबनान से इजरायल की वापसी के बाद क्षेत्रीय संघर्ष को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था सुविधाजनक बनाने के लिए ब्लू लाइन की स्थापना की गई थी। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस ब्लू लाइन की स्थापना 2000 में। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2023 नामक एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें शीर्ष हथियार निर्यातक देश में संयुक्त राज्य अमेरिका 1 पर, फ्रांस और रूस क्रमशः 2 और 3 पर है। शीर्ष हथियार आयातक देश में तो सबसे ज़्यादा आयात भारत कर रहा है, 2 पे सऊदी अरब और कतर है। 2014 से 18 और 19-23 के बीच
भारत में हथियारों के आयात में 4.7% की जो है वृद्धि दर्ज की गई है। रूस भारत का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, यानी भारत अपने कुल हथियार का 36% जो है वो रूस से मंगाता है। यूक्रेन विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 23-24 रिपोर्ट जारी किया, जिसके शीर्षक क्या था, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक रीमैंगिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिण सूडान और सोमालिया सबसे पीछे अंतिम पे रहे। रिपोर्ट के अनुसार भारत 194 देशों में 134 नंबर पर आया। भारत का स्कोर 0.644। इस सूचकांक में सोमालिया 193 देशों की सूची में सबसे नीचे रहा। मोहम्मद मुस्तफ़ा को हाल में फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में मंगल ग्रह पर नोक्टिस नामक एक विशाल ज्वालामुखी की खोज की है, जो थाइरिसिस के पूर्वी किनारे पर स्थित है, जो एक व्यापक क्षेत्रीय स्थलाकृति का उभार है। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमितियाय 2024 के 10वें संस्करण के लिए सेशेल्स के लिए रवाना हुई है। शोधकर्ताओं ने थाईलैंड के कैंग कंचन नेशनल पार्क में 8 आँखों और 8 पैरों वाला बिच्छू की एक नई प्रजाति को खोजा है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 8 आँख 8 पैर वाला, तो थाईलैंड में, यह थाईलैंड के कहाँ, तो कैंग क्रचन नेशनल पार्क में। कैंग क्रचन नेशनल पार्क कहाँ है, थाईलैंड में, बिहार। तो बेगूसराय की लेखिका मेनिका मल्लिक ने हाल में 2023 में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार देने की घोषणा की गई। यह पुरस्कार उन्हें नेपाली भाषा के उपन्यास नीलकंठ का मैथिली में अनुवाद के लिए दिया जाएगा। हाल ही में बिहार के नालंदा निवासी पद्मश्री कपिलदेव प्रसाद का निधन हुआ और प्रसाद को 52 बूटी कला के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हाल ही में बिहार के लोक गायिका मैथिली ठाकुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया है। 1992 बैच के IAS अधिकारी श्री परमार रवि मनु भाई को हाल में बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? परमार रवि मनु भाई को। बिहार के पूर्व मुख्य सचिव अमीर सुबहानी को हाल ही में विद्युत विनियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हाल ही में एक राष्ट्रीय पत्रिका के टूरिज्म सर्वे और अवार्ड 2023 समारोह में स्टेट कैटेगरी में बिहार जो है वो बिहार का वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व और कैमूर पहाड़ी और सोनपुर मेला को बेस्ट इमर्जिंग फेस्टिवल डेस्टिनेशन अवार्ड के रूप में दिया गया है। 2089 बैच के IAS अधिकारी ब्रजेश मेहरोत्रा को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, ब्रजेश मेहरोत्रा को। इसके अतिरिक्त 1990 बैच के IAS अधिकारी चैतन्य प्रसाद को नया विकास आयुक्त भी नियुक्त किया गया। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में एशिया के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का जो है उद्घाटन किया गया। यह केंद्र डॉल्फिन के व्यवहार को समझने और अनुसंधान करने के लिए एक मंच प्रदान करने के साथ गंगा डॉल्फिन के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। पटना निवासी डॉक्टर सान्या शर्मा को लंदन में ब्रिटिश संसद में आयोजित एक समारोह में परोपकार और सामाजिक प्रभाव के लिए सी इंस्पायर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर शर्मा को यह अवार्ड इंस्पायरिंग इंडिया वुमेन ऑर्गेनाइजेशन UK के द्वारा दिया गया। हाल ही में भारत सरकार के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जलवायु परिवर्तन के 50 संवेदनशील जिलों में बिहार के 14 जिलों को शामिल किया गया। बिहार के छात्र धनंजय कुमार द्वारा हाल ही में JNU छात्र संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव जो है वह जीत लिया गया। धनंजय कुमार। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा पर 6 लेन वाले पुल की आधारशिला रखी, जिसका निर्माण मौजूदा JP सेतु जयप्रकाश नारायण सेतु के ठीक समांतर किया जाएगा। इसमें साथ ही एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए पटना में यूनिटी मॉल की आधारशिला रखी गई। योजना विशेष। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के उत्थान के लिए बिहार सरकार ने अभिनव पहलों पर विशेष नज़र दिया है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना राज्य सरकार द्वारा बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए राज्य में 94,100 रुपये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल ग्रेजुएशन तक 94,100 रुपये मिलेगा। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए पोशाक के लिए 600 से 1500 रुपये तक का प्रावधान है क्रमबद्ध तरीके से। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना सरकारी विद्यालय में 9वीं में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए साइकिल के लिए 3,000 रुपये की राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री महिला योजना महिलाओं के स्व उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपया एक सेकेंड मुख्यमंत्री महिला उद्यम योजना महिलाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए वित्तीय सहायता का प्रावधान। इसमें 5 लाख रुपए अनुदान और 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण देना होगा। जीविका महिलाओं के 10 लाख से भी अधिक स्वयं सहायता समूह का गठन। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना तो BPL अथवा 60,000 वार्षिक से कम आय वाले परिवारों की कन्या के विवाह पर 5,000 रुपये की सहायता प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, तो महिला अभ्यर्थियों के लिए यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 1 लाख और बीपीएससी उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपये की प्रोत्साहन। आरक्षण के दौरान महिलाओं की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव, तो 2006 में पंचायती राज संस्थाओं तथा वर्ष 2007 में नगर निकाय, 2006 में पंचायती राज और 2007 में नगर निकाय, 1 साल बाद नगर निकाय चुनाव में 50% आरक्षण महिलाओं को दे दिया गया। वर्ष 2006 से प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण जो है वो महिलाओं को मिल चुका है। वर्ष 2013 से बिहार पुलिस तथा वर्ष 2016 से अन्य सरकारी सेवाओं में 35% आरक्षण महिलाओं को मिला है। मेडिकल इंजीनियरिंग एवं खेल विश्वविद्यालय में नामांकन में 33% आरक्षण जो है महिलाओं को मिला है। तो विविध 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस महिला दिवस का थीम था महिलाओं में निवेश करें और प्रगति में तेजी लाएं, महिलाओं में निवेश करें और प्रगति में तेजी लाएं। 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस, सभी के लिए पानी। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया जिसका थीम था उपभोक्ता के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। पुरस्कार, फिल्मकार जोया अख्तर और ब्रिटिश भारत की शेफ अस्मा खान को लंदन में वार्षिक इंडिया यूके अचीवर सम्मान से सम्मानित किया गया। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय लेखिका अमिताभ घोष को 2024 के प्रतिष्ठित इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री अमिताभ घोष को यह पुरस्कार साहित्य के माध्यम से जलवायु संकट उजागर करने के लिए दिया गया। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के रूप में चर्चित प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 हाल ही में जापानी वास्तुकार रिके यामामोटो को देने की घोषणा की गई है। चेक रिपब्लिकन की क्रिस्टिना प्लिस्कोवा ने 71वें मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। मिस वर्ल्ड 2023 का फिनाले का आयोजन 9 मार्च 2024 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका के गोल्फर टाइगर वुड्स को बॉब जोन्स पुरस्कार से चयनित किया गया। तो टाइगर वुड्स को बॉब जोन्स पुरस्कार, यह पुरस्कार यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। हाल ही में टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा को उनके परोपकारी कार्यों के लिए पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, रतन टाटा को पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। यह सम्मान 3 दिवसीय मॉरिशस दौरे के दौरान, तो कितने 3 दिन के लिए मॉरिशस दौरे पर जब द्रौपदी मुर्मू गई थी तो उन्हें वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। 96 ऑस्कर अवार्ड 2024 लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया गया और इसका आयोजक कौन है, तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। ऑस्कर 2024 के ऑस्कर की विजेताओं में बेस्ट जो पिक्चर है ओपेनहाइमर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओपेनहाइमर ऑस्कर विजेता रही। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तो क्रिस्टोफर नोलन को ओपेनहाइमर के लिए मिला। अभिनेता तो सिलियन मर्फी, इनको भी ओपेनहाइमर फिल्म के लिए मिला। अभिनेत्री में फिल्म बदल गया और पुअर थिंग्स के लिए एम्मा स्टोन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, ये सब तो पूछने का चांस नहीं। खेल, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सर्विसेज ने गोवा को हराकर 77वां संतोष ट्रॉफी जीता। तो 77वां संतोष ट्रॉफी किसने जीता, तो अरुणाचल प्रदेश में यह आयोजित हुआ था जिसमें सर्विसेज ने जीता। सर्विसेज ने गोवा को हराकर, अरुणाचल प्रदेश में आयोजन हुआ, सर्विसेज ने गोवा को हराकर 77 नंबर का संतोष ट्रॉफी जीता। इसका संबंध फुटबॉल से जानते हैं। हाल ही में मुंबई द्वारा विदर्भ को हराकर रणजी ट्रॉफी, इंपॉर्टेंट, मुंबई ने विदर्भ को हराकर रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता। मुंबई का यह 42वां खिताब है। तो मुंबई का यह 42वां खिताब है। यहाँ पे ऑप्शन 1 से अधिक के रूप में क्वेश्चन बना सकता है, 42वां खिताब है इसलिए। और हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर महिला प्रीमियर लीग, तो आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता। महिला प्रीमियर लीग का दूसरे संस्करण का खिताब जो है जीता है। नियुक्ति, और तो हाल ही में सुमन कुमारी को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर के रूप में नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के संबंध रखने वाले आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। शहबाज शरीफ को दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। शहबाज शरीफ को, इनका संबंध पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी से है। हाल ही में श्री किशोर मकवाना को राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष श्री किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जाति और एंग्लो समुदाय के शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने और उनके सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक निकाय ही तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 338 338।
हाल ही में 1989 बैच के IAS अधिकारी ब्रजेश मेहरोत्रा को बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। पूर्व IAS अधिकारी नवनीत सहगल को प्रसार भारती के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 1996 बैच के IAS अधिकारी राहुल सिंह को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को पाकिस्तान का नया गृह मंत्री नियुक्त किया गया है। दोस्तों आज का वीडियो ख़त्म हुआ मार्च महीने का, अभी फिर फरवरी का डालते हैं, फिर जनवरी का, और सितंबर से लेकर जुलाई तक, अगस्त तक के सारे वीडियो को हम लोग देखेंगे। BPSC एग्जाम से पहले फास्ट डिवीजन है, आप लोग इसको अवश्य देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और BPSC एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन या जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको इस चैनल पे इसी गति से अपलोड किया जाता रहेगा। तो आप लोग जो भी लोग इसे देखते हैं देखें, और 2-3 बार जरूर देखें, ताकि एक बार फास्ट डिवीजन है तो जो लोग नए हैं उनको एक बार देखने में समझ में नहीं आएगा, तो 3-4 बार देखें, उसके बाद फिर एक बार PDF को लेकर पढ़ने का काम करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।